आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो बच्चे आज हम लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं 2021-22 का मॉडल सेट क्लास 11th का केमिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने के लिए। तो आई होप आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम एम्पिरिकल फार्मूला सो दैट ऑफ ग्लूकोज, इनमें से कौन सा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज के समान है। तो पहले बच्चे हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और आप जानते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है द सिंपलेस्ट रेशियो। अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 के बदला में हम C1 हो गया, H2 और O हो गया। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी ऑप्शन को आप देखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि किसका CH2O की तरह हो रहा है। तो देखिए पहला अगर हम लोग देखते हैं तो पहला है हमारे पास कार्बन 2 है तो C2 है, H यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर इसको सिंपलेस्ट में तो लिखनी मतलब C2H4O ही रह जाएगा। अगर हम बी वाले को देखते हैं तो बी में देखिए, बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास देखिए कार्बन 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है और ऑक्सीजन देखिए 2 है। इसे सिंपलेस्ट रेशियो में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C और यहाँ पर 2 CH2 और O। देखिए ये तो ग्लूकोज की तरह बन गया। तो हमारा ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स। एन देखिए, एन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, एल इक्वल टू 2 दिया हुआ है और एम इक्वल टू +2 दिया हुआ है। तो बच्चे आपको मालूम है ना कि जब L की वैल्यू 0 हो जाती है, L इक्वल टू जब 0 होता है तो वह S सब सेल L इक्वल टू 1 होता है, तो P सब सेल L इक्वल टू 2 होता है तो वह D में, और जब 3 हो जाता है तो वह F में जाकर के बैठ जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, यानी कि ये देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे L इक्वल टू 2 दे रहा है, L इक्वल टू 2 यानी कि D वाले में बोल रहा है, तो D सब सेल में। तो आपको मालूम है कि D के अंदर में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और यहाँ पर जब हम M का वैल्यू, M इक्वल टू +2 है और M की वैल्यू को रखते हैं तो M बीच में तो 0 हो गया, इधर आएंगे तो -1, इधर हो गया +1, इधर हो गया तो -2 और इधर हो गया +2। तो M इक्वल टू +2 तो कितने ऑर्बिटल्स हुए, कितने हुए, यानी कि 1 हुए। कितने हुए, तो यहाँ हमारे पास जो पूछा है M इक्वल टू +2 तो M इक्वल टू +2 यानी ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो बच्चे आप जानते हैं कि एटॉमिक मास नंबर वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, 1 अपॉन नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि जितना मास नंबर अधिक होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स कम होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे कम मास नंबर किसका है। तो सबसे कम मास नंबर किसका दिया, देखिए कार्बन का 12, Fe 56, Al 27 है। तो किसका दिया है, कार्बन 12 दिया हुआ है। कार्बन का कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें निकल जाएगा, ऑप्शन ए में। मतलब जस्ट उल्टा हम लोग बात करते हैं। जस्ट उल्टा आपको समझना है कि जितना मास नंबर अधिक होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स कम होगा। अगर मास नंबर कम है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O में कुल परमाणुओं की संख्या क्या है। देखिए कार्बन यहाँ कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है ना। अब देखिए यहाँ पर 5H2 मतलब 5 और हाइड्रोजन का 2, 5 दूनी का यहाँ कितने हैं, 10 हैं, और ऑक्सीजन में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। सबको जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, देखिए कितना हो जाएगा, 10 5 15 4 19 1 20 और 1 21। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो ग्रुप 2A के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन एलिमेंट
विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, यह आवर्त सारणी के किस आवर्त में होता है। तो आपको मालूम है कि पहले पीरियड के अंदर में एलिमेंट्स होते हैं 2 गो, दूसरा पीरियड के अंदर में एलिमेंट्स होता है 8 गो, तीसरा पीरियड में होता है 8 गो, चौथा पीरियड में होता है 18 गो। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो 20 इसमें तो 2 भर जाएगा, पहले वाले में, दूसरे में 8, 2 8 10, इसमें हो गया 18, 8 10 18 हो गया, और इसमें जाएंगे तो 2 ही है, यानी कि 20 हमें कितना में चौथे वाले जाते जाते तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा पीरियड में होगा, पीरियड नंबर 4, यानी कि ऑप्शन होगा नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20। समझ में आ रहा है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा वाला हो जाएगा, चौथा पीरियोडिक टेबल में हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ CaCl2। तो देखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है CaCl2 का, कितना दिया है, 111 ग्राम पर मोल दिया गया है, 111 ग्राम पर मोल दिया गया है। अब 1 कैल्शियम क्लोराइड का जो आयन्स मॉलिक्यूल्स का हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Ca2+ और 2Cl-। तो यहाँ कितने हो गए, यानी कि 3 गो आयन मिल गए, 2 गो यहाँ पर मिल गए, 1 गो यहाँ मिल गया, यानी कि 3 आयन्स मिल गए। अब 3 आयन्स हमें प्राप्त हो गए। अब देखेंगे तो 3 आयन्स मुझे प्राप्त हो गए। अब देखेंगे नंबर ऑफ आयन्स कितने बारे में, 111 ग्राम CaCl2 में फाइंड आउट करना है, तो 3 गुना 6.022 गुना 10 की पावर 23। अब देखेंगे इतने तो मोल होते हैं 1 यानी कि मेरे क्या हो गए, 3 मोल्स हो गए, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 मोल्स। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CrZ=24। तो अब बच्चे आपको याद होगा कि क्रोमियम का देखिए Z=24 दिया हुआ है, तो आप तो ऐसे इसको बनाते तो पहले कैसे बनाते 4s2 3d4, लेकिन आपको मालूम है कि ये थोड़ा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में आप इसको बनाते हैं, वो कैसे बनता है आपको याद होगा 3d5 4s1। तो देखेंगे कि आपके कौन सा ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 3d5 4s1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल फॉर विच L=3। तो आप जानते हैं L=0, L=1, L=2, L=3 रहे, जब 0 रहे तो S, P, इसमें D और इसमें F। तो L= क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, यानी कि वो F सबसेल में है। तो F सबसेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ट आवर्त सारणी का सबसे वैद्युतीय ऋणात्मक वाला तत्व मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है FON। याद रखेंगे FON। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, तो FON आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इधर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन है फ्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 180 m पहला तो ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा 180 m ये भी सही है, चौथा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे आप जानते हैं 180 m होता है 10 13 25 PA यानी पास्कल, या अगर ऐसे दे पॉइंट में तो 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा भी होता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 180 m 1.01 PA नहीं होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है, आसान सा क्वेश्चन है। फार्मूला ऑफ जिप्सम साल्ट। जिप्सम साल्ट का क्या फार्मूला होता है, तो ये तो आपको याद है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए CaSO4 2H2O। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स कंटेन गैसेज हैवियर देन N2। अब देखेंगे मुझे पता करना है कि कौन सा जो युग्म दिया गया है वह N2 गैस से भारी है। तो आपको मालूम है N का नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 14, और यहाँ N2 दिया है यानी कि 14 × 2 कितना हो जाएगा 28। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक एक करके उसको पता करेंगे। पहला हमारे पास CO2 है, CO2 कार्बन का हो गया 12, यहाँ भी हो गया 2 × 16 यानी कि कितना हो जाएगा 32 और 12 यहाँ हो गया 44। फिर है SO2 सल्फर का भी होता है 32 और ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16 यहाँ भी 32 32 44। देखेंगे तो ये 44 आ गया, इसका मतलब है कि ये क्या है N2 से भारी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी देखिए यहाँ पर आप बी को भी देख सकते हैं, सी को भी देख सकते हैं, या निकाल करके सबको देख सकते हैं, पर एक आ ही गया तो फिर आगे देखने की जरूरत क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है CaC2 रिएक्ट्स विथ वाटर। वाटर मतलब H2O के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है C2H2 यानी कि इथाइन बनता है, और साथ ही साथ CaOH का Hol2 बनता है। तो यह जो इथाइन है इसी को तो हम लोग कहते हैं एसिटिलीन, जो कि हमारे एसिटिलीन क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है What is the volume occupied by 8.8 gram of CO2 at 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर 31.1 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चे सबसे पहला काम हम करते हैं कि टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस है उसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो केल्विन 273 आप ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 304.1 केल्विन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखेंगे आर दिया ही हुआ है, पी का वैल्यू दिया ही हुआ है, सब कुछ वैल्यू है। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आपको याद होगा PV = क्या होता है nRT होता है, PV = nRT। प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम तो निकालना ही है, ये नहीं है n। अब n आपको निकालने आता है, n = आप क्या लिखते हैं गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है 8.8 और CO2 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 दूना 32 यानी कि ये हो जाएगा 44। आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर अभी हमने निकाला है, टेम्परेचर का कितना था 304.1। आप इसको चाहे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार हम इसको कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट बच्चे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट। हाँ इसका आ गया 222.114 और मेरा था बटे में 44। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आया 5.048 लीटर, यानी कि V = कितना मिल गया, इसे हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 5.05 लीटर, 5.05 लीटर। अब देखना है कौन सा ऑप्शन में है, तो 5.05 लीटर हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी में है, 5.05 लीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ध्यान दीजिए CH3 CH फिर CH और इसके ऊपर लटका हुआ है CH3 और नीचे में है C2H5। अब देखिए आपको सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें से लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करते हैं। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है लॉन्गेस्ट चेन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ 2 3 यहाँ 4, देखिए 2 कार्बन है तो हम यहाँ पर 5। अगर आप इधर लेते तो 4 ही होता, कहीं लेते तो आपका क्या होता, इधर 4 हो जाता। अब तो यहाँ पर 2 है यानी कि हम इसे 4 और 5 हमारे पास हो गए, तो लॉन्गेस्ट चेन। अब देखना है बच्चे, आप लॉन्गेस्ट चेन हो गए, अब आप काउंट कीजिए। देखिए यहाँ पर CH3 दिया है, यहाँ भी CH3 दिया। CH3 कहने का मतलब यहाँ पर मिथाइल दिया हुआ है, तो कहाँ कहाँ, एक बार 2 नंबर पर और एक बार 3 नंबर पर मिथाइल है। तो कहाँ कहाँ है, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। अब देखिए क्योंकि 2 मिथाइल है तो 2 को तो हम डाई बोलते हैं, तो डाई मिथाइल हो गया। और कार्बन अभी आप देखे थे, कार्बन टोटल कितने हैं आपके पास, 5 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेंटेन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सब में क्या हो जाएगा पेंटेन। तो मेरा क्या होगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन का मतलब ही होता है पेंटेन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। अब आप जानते हैं
कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपको मालूम है ना कि 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री, 3 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है फ्री रेडिकल के केस में ना। तो यहाँ देखिए ए वाले में देखिए ए वाला में देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री है, ये देखिए ये कितना है, ये आपका 2 डिग्री है, ये कितना है, ये भी ये नहीं, ये तो 1 डिग्री है, और जो ऑप्शन जो डी है ये कितना है, 2 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो गया कि मोस्ट स्टेबल निकालना है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो गए, दोनों ऑप्शन आपके तो एक जैसे हो गए। अब जब दोनों ऑप्शन सेम हो जाए तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा वाला है। तो यहाँ देखिए C6H5 और इधर CH3 है, यहाँ CH3 और यहाँ CH2, मतलब ऑप्शन बी में ज़्यादा कार्बन है। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले वीडियो में भी हम इसके बारे में ज़्यादा डीपली बात किए थे, पिछला वीडियो में आप देखेंगे वहां आपको इसके बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कैसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री फाइंड करते हैं आप आसानी से उसमें देख सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन सा मेटल जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है जिसे नहीं बनाया जा सकता है। तो इसे आप याद रखेंगे बच्चे, इसको सदैव याद रखेंगे। फेरस यानी Fe को कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड दिया है, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है CC बॉन्ड इज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज, मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, कौन सा बॉन्ड कैसे बन रहा है आपको याद। तो अच्छा बच्चे आप इसको एक बार याद रखे होंगे, पिछला बार भी हम लोग बात किए थे कि पाई बॉन्ड के केस में आपको याद रखना होगा जब पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो जाती है तो वह sp3 बनती है, और जब 1 होता है तो क्या बनता है sp2, और जब 2 होता है तो क्या बन जाता है sp। अब देखें यहाँ पर देखेंगे जो कंडीशन दिया हुआ है, पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया 2 पाई बॉन्ड बनेगा ना, और 2 पाई बॉन्ड बना है इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड बना, इसका मतलब क्या हो गया 2 पाई बॉन्ड का मतलब sp बना ना। और अब देखेंगे इधर क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 है, इसका मतलब यहाँ पर कितना बना, मैंने डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या बना सिंगल पाई बॉन्ड, मैंने 1 पाई बना, और 1 पाई का मतलब आपको बताए थे sp2। तो अब आपको देखना है कि आपका क्या बना sp2। तो अब आप देखिए sp और sp2 कहाँ है आपके, तो कमाल की बात है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है sp2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आप बस याद रखना कि पाई बॉन्ड की संख्या जैसे 0 हो जाए तो sp3, 1 हो जाए तो sp2 और 2 हो जाए तो sp। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर 2 पाई होगा ही, और जहां डबल बॉन्ड है वहां पर क्या हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा, और आप बस उसको लिख दीजिए। अब कह रहा है व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, जब वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो इसको याद रखना है कि जब वॉशिंग सोडा हीट किया जाता है तो वाटर वेपर रिलीज होता है, जल वाष्प निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर लिखा कीजिए कि हाँ आपको समझ में आ रही है, ताकि हमें आपके थ्रू हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, हम आपको समझा पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम Na2CO3 विल बी। 10.6 ग्राम Na2CO3 में ऑक्सीजन के उपस्थित परमाणुओं की संख्या को आपको निकालना है। तो सबसे पहले Na2CO3 का हम लोग मास नंबर फाइंड कर लेते हैं। Na का होता है 23, 23 गुना 2 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 गुना 16 कितना हो जाएगा 23 गुना 46, 12 और 16 या 48, यहाँ हो जाएगा हमारा 106। तो 106 इसका मास हो गया। अब देखिए 1 मोल Na2CO3 के अंदर में 1 मोल Na2CO3 के लिए कितना हो गया 106 ग्राम हो गया, 106 ग्राम यहाँ पर हो गया। अब देखेंगे आपको 10.6 ग्राम के लिए निकालना है, तो 10.6 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 10.6 बटे में 106, यानी कि इसको अगर हम भाग देंगे तो लगभग 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल। अब देखेंगे कि 106 ग्राम के लिए ऑक्सीजन एटम की जो जरूरत है तो 106 ग्राम के लिए ऑक्सीजन एटम का जो कंटेनमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23, इतना तो होगा, ये तो आप जान रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे, लेकिन मेरा जो रिजल्ट आया है कि 10.6 ग्राम के लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए था 0.1, तो हम इस नंबर में
1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.1 से आप 3 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18 यानी कि आ जाएगा आपका 1.806 इंटू 10⁻23, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी में है, 1.806 गुना 10 के पावर 23। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखेंगे बच्चे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इस पे पेयर को फाइंड करना है। देखेंगे पहला दिया है क्रोमियम के लिए 24, तो Cr3+ दिया हुआ है, तो 24 - 3 यानी कि कितना हो गया 21, तो Cr3+ का यहाँ हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या है Fe, कितना है ये Fe3+, तो Fe के लिए कितना हो जाएगा, Fe के लिए 26 यानी 26 - 3 यानी कि हो गया 23। तो पहला वाला में तो 21 23 है, तो सेम तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की ओर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन बी में है Fe3+, तो Fe3+ यानी कि कितना हो जाएगा 23, और Mn2+, Mn के लिए 25, तो 25 में से 2 खत्म, 25 में से 2 खत्म यानी कि 23। तो हमारा दोनों 23 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe3+ Mn2+। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी आप लोग को कि कैसे इसका आंसर हो रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ एंड Li2+। अब बच्चे आपको रेडियस निकालने का फॉर्मूला मालूम होगा कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n² बटा में z ना। तो ऑर्बिट को हम n से डिनोट कर लेते हैं, और z क्या हो जाता है, z हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए पहला किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि ये हो गया, और हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। हम 0.529 को थोड़ी देर के लिए कॉमन समझते हैं, फिर उसी प्रकार से हम किसका निकाल लेते हैं, हीलियम का निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, और हीलियम का यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी कि 1/2। चलो 1/2 इसका हो गया। अगला हम निकाल लेते हैं किसका, लिथियम का। तो लिथियम का कितना हो जाएगा, Li2+ का निकाल लेते हैं, तो 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक का आया है 1, एक का आया है 1/2 और एक का आया है 1/3। तो इनका हमको रेशियो हो गया। अब रेशियो करना है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं कि ओरिजिनल रेशियो क्या होगा। तो हम क्या कर देंगे, तो 6 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और जब हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1/3 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा 2, यानी 6:3:2, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी में है, 6:3:2। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। किसी विलयन में विलेय की मोलों एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसे ही तो हम लोग मोल फ्रैक्शन कहा करते हैं। मोल प्रभाज से भी इसे दर्शाया जाता है, कहा जाता है। आपको मालूम है इसे x से दिखाया जाता है, आपको NB बटा NA प्लस NB बटा NA प्लस NB, जिसे आप 1 से दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है no two electrons in an atoms can have same set of all the 4 quantum number is। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का है। यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है। तो 25 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेज गिव रिलेशनशिप बिटवीन। जो बॉयल्स लॉ है तो वह किस नियम के कौन सी चीज का रिलेशन या किन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो आपको तो मालूम है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो 1/p यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर 1 दाब व आयतन। तो 26 का हो गया ऑप्शन नंबर ए।
समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर बताएंगे, जरूर इसको समझेंगे कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप जरूर कमेंट में बताएंगे, ताकि हम और भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए और अच्छे से सोल्यूशन लाया जा सके। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थ्री कंटेनर्स ए, बी एंड सी, 3 को कंटेनर है ए, बी एंड सी ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन ऑक्सीजन, नियोन। एगो में क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन। एगो में क्या भरा हुआ है? नियोन। एगो में क्या भरा हुआ है? मीथेन भरा हुआ है। रिस्पेक्टिवली सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर मासेज। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम तो O2 कर लेते हैं। अब देखेंगे एक समान आयतन वाले 3 पात्र है जिसमें ऑक्सीजन, नियोन और मीथेन समान ताप और दाब पर भरे हुए हैं। अब देखते हैं इनका हम मास नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बहुत आसानी से हम ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर को आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन 2 है यानी 16 दूनी का हो गया यहाँ पर 32। नियोन का आप जानते हैं, नियोन का मास नंबर हो जाता है 20। और CH4 कार्बन का हो गया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 12 4 16, यहाँ पर 16। तो क्या हो गया आपको तो खुद से दिख रहा है ना, यानी सबसे छोटा कौन हो गया? 16, फिर 20, फिर 32, यानी कि C तब B तब A, यानी कि 27 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। सबसे नीचे हुआ था 16, फिर 20 और अंतिम में 32, क्योंकि आपको क्या कर रहा है? बढ़ते क्रम में बता रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है I+ आयन इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो के का कितना होता है? के का आप जानते हैं 19 और प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब एक कम हो गया, यानी कितना हो गया? 18। तो अब 18 बताइए, 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो यह किसका होता है? आर्गन का। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्गन। 28 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन डी हो गया, यानी कि आर्गन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिल। कह रहा है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। तो जिसमें माइनस, याद रखेंगे, जिसमें माइनस दिख जाए तो उसको इलेक्ट्रोफिल्स नहीं कहते हैं, उसे बल्कि क्या कहते हैं? उसे हम लोग न्यूक्लियोफिल्स कहते हैं। तो बस देखिए आपको माइनस किस में दिख गया? ऑप्शन बी में माइनस दिख गया, Cl माइनस। कौन सा दिख गया? ऑप्शन बी। तो जिसमें माइनस दिख जाए उसको इलेक्ट्रोफिल नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हेट्रोलाइटिक क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। CX बंध के असमान विखंडन से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना होगा, आपको याद भी होगा कि हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के कारण कार्बोकैटायन बनता है, इसको याद रखेंगे। और होमोलाइटिक फ्यूजन के कारण फ्री रेडिकल बनता है। तो हमें हेट्रोलाइटिक के बारे में बोल रहा है, तो हेट्रोलाइटिक में क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन। तो 30 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन ना। क्या याद रखना है कि होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो फ्री रेडिकल होगा। तो 30 का ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 31 में। 31 कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपको याद होगा, आपके पास यहाँ पर किसके किसके बारे में बोल रहा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन के बारे में बोल रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन के बारे में बोल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखिएगा बच्चे, इन सब का हम लोग बाहर का देख लेते हैं। बाहर का तो इसका क्या हो जाएगा? 2s1, इसका क्या हो जाएगा? 2s2, इसका क्या हो जाएगा? 2p1 और इसका हो जाएगा 2p2। तो आपको याद होगा कि लेफ्ट टू राइट, आपको याद रखना होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। आपको क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि Li से अधिक तो कौन है बच्चे? Li से तो अधिक कौन है आपके पास? Li से अधिक कौन है? Be है। Li से अधिक Be है ना, यहाँ पर देखिए तो 2 है। और अगर Li से अधिक तो B है, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर 2s2 है, तो आप तो ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि क्या हुआ है? फुलफिल्ड वाला है। और बोरोन से जो अधिक है, तो बोरोन से देखेंगे, बोरोन से अधिक कौन हो गया है? बेरिलियम। लेकिन एक और चीज जो आपको दिख रहा है वह क्या दिख रहा है कि बोरोन से भी अधिक कौन है? बोरोन से भी अधिक कौन है? कार्बन है। बोरोन से भी अधिक कार्बन है। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ा कौन है या सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक कौन है बच्चे? सबसे अधिक कार्बन है। फिर कौन है? Be है, बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर क्या है? Li है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर होगा कौन सा में ऐसा दिया हुआ है? देखिए तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर में ऐसा दिया हुआ है। बी में ऐसा दिया हुआ है, बी में ऐसा दिया हुआ है 31 का ऑप्शन बी। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। अब मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर, तो देखिए बच्चे जब एल्डिहाइड का तो देखेंगे ना ऐसा होता है ना, तो जब एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया जाता है कीटोन के अंदर में, कीटोन को देखिए तो ऐसे बनाया जाता है ना, तो एल्डिहाइड को जब कीटोन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ही हम लोग फंक्शनल आइसोमर कहा करते हैं। तो 32 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रियात्मक समूह समावयव। तो 32 का हमारा हो गया, 32 का ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडी। आपको याद होगा बच्चे, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज होता है, याद है, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज होता है और इधर से इधर जाने पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा Na, फिर क्या दिया हुआ है Mg, फिर क्या हो जाएगा Al, फिर क्या हो जाएगा Si ना। तो Na क्या हो गया सबसे अधिक, तो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए, 33 का ऑप्शन नंबर ए, Na सबसे अधिक हो जाएगा इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ जो चारों दिया हुआ है Na, Mg, Al और सिलिकॉन की में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्टिव इन्वॉल्व प्रेरणीय प्रभाव में होता है। तो याद रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा एलिमेंट। तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको याद रखना है, 34 का होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आपको रिएक्शन दिया है यह किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखेंगे, यहाँ पर K के पास तो प्लस है, OH के क्या हो गया है माइनस है, यहाँ भी देखेंगे प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ है Ki अलग हो गया है, देख रहे हैं ना, और OH को यहाँ इसके साथ क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ ऐड कर दिया है, यानी कि न्यूक्लियोफिल भी क्या किया, अटैक कर दिया और सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है। तो न्यूक्लियोफिल क्या किया, अटैक हुआ और सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो 35 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ ये सेशन हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सबको तब तक के लिए बाय।